अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो डिस्कस करनी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर से हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन 109 से लेके आपके 115 तक तकरीबन गए हैं। इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, लेकिन आगे जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट MCQs हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, सब कुछ मैंने एक एक चीज़ हाईलाइट आप लोगों को करके दी हुई है। ठीक है, आप लोग जो मतलब जिसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, आप उसमें ना विदाउट लेक्चर भी आप लोग वहाँ इन नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप लोग को हैंड आउट्स करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने हैंड आउट्स के मुताबिक ही इन नोट्स को प्रिपेयर किया। ठीक है, तो मेरी इतनी मेहनत है, तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने ये पीछे भी पढ़ा था मिड टर्म के सिलेबस में। ठीक है, तो आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमने ये देखना है कि हम मेन मेमोरी में चीज़ें किस तरह से स्टोर करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है CPU होता है। ठीक है, हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म है। तो उसमें एक रजिस्टर होता है, एक प्रोग्राम सेंटर होता है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। ठीक है, तो उसमें ये हमारे पास एक बस का नाम दिया जाता है। इसको हम जहाँ से हमारे पास चीज़ें ट्रांसफ़र होके मेन मेमोरी में आ जाती है, और उनमें ये कोड्स की शक्ल में हमारे पास चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। जैसे 15 6C है, तो ये देखें 6C और ये 15 में सेल में स्टोर्ड होगी है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें स्टोर होती हैं। आगे हम इसको डीपली में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं आगे। ये देखें, यूजिंग नेमोनिक्स, आप लोगों ने इसको मैनोमोनिक्स नहीं पढ़ना, नेमोनिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव नेम्स। अब नेमोनिक्स कौन सी होती है? नेमोनिक्स होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, उनको हम नेमोनिक्स बोलते हैं। LDR5 प्राइस, अब हमारे पास जो LD है वो उसको हम पढ़ते हैं लोड, ST को हम पढ़ते हैं स्टोर, और ADDI को पढ़ते हैं ऐड। ठीक है, और HLTI का मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, ये आप लोगों ने जस्ट MCQs के लिए याद रखना है। ठीक है, आगे ये डिस्क्रिप्टिव नेम होते हैं हमारे पास, यानी कि इनको फुल फॉर्म में हम ने नेम दे दिया होता है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नेम। ठीक है, आगे असेंबलर्स है, ये कोई चीज़ करने वाली नहीं है, इम्पोर्टेंट है बस सिर्फ MCQs के लिए। ठीक है, आगे असेंबलर्स है। असेंबलर्स क्या होता है? असेंबलर्स वो होते हैं जो नेमोनिक एक्सप्रेशन को, यानी नेमोनिक जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? असेंबलर्स कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आगे प्रोग्रामर वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स एक ही चीज़ है। सच डिस्क्रिप्टिव नेम्स आकर आप, जैसे ये हमने डिस्क्रिप्टिव नेम पढ़े हैं, लोड, प्राइस, शिपिंग चार्ज, टोटल कॉस्ट, टोटल कास्ट, ये सारे डिस्क्रिप्टिव नेम है। इसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं या फिर वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, आगे वेरिएबल्स को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज डिसएडवांटेजेस, इन्होंने कुछ बताया है कि असेंबली लैंग्वेज के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उन्होंने ये बताया कि ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है। अब मशीन इंडिपेंडेंट क्या होता है? मशीन इंडिपेंडेंट होता है जैसे कि आप लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप है, आप लोगों के व्हाट्सएप हर एक मशीन में चल जाए, जैसे लैपटॉप है उसमें भी चले, कंप्यूटर है उसमें भी चले। ठीक है, आप लोगों को व्हाट्सएप ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल हम हवावे का मोबाइल ले लेते हैं, उसमें ही आपका व्हाट्सएप चले, वो इन्फिनिक्स में भी चलेगा, ओप्पो में भी चलेगा, एप्पल में भी चलेगा। ठीक है, तो ये होता है मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर मशीन डिपेंडेंट होगा तो वो क्या होगा? हमारे पास मशीन डिपेंडेंट वो होता है जो सिर्फ एक ही मशीन में चले, ठीक है, दूसरी में रन ना करे। जैसे कि मेरे पास अगर कोई ऐप है वो सिर्फ मेरी ही मोबाइल में चले, आप लोगों के मोबाइल में वो ना रन करे। ठीक है, उसे हम कहते हैं मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इसका मेन मसला था कि ये मशीन डिपेंडेंट था। ठीक है, आगे मैं वैसे मशीन इंडिपेंडेंट, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर मशीन इंडिपेंडेंट की एग्जांपल पूछ लेते हैं बार दफ़ा, और ये MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने MCQs के लिए भी इसको करना है। ये इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, अक्सर 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 आ जाते हैं। ठीक है, फोर्ट्रेन, फार्मूला ट्रांसलेटर और कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, आप लोगों ने इसका फुल नेम। अब ये देखें, ये एग्जांपल्स हमारे पास मशीन इंडिपेंडेंट की, ये मतलब हर एक सॉफ्टवेयर हर एक में यूज़ हो जाता है। अब इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ऐप के लिए यूज़ करते हैं, और इसको
नेवी फॉर बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे मैं बता हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेशन क्या है, सॉरी ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर वही है कि हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए, उसको समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर जो होता है उसको मतलब एक अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी एक अपनी लैंग्वेज होती है। अगर हमसे कोई इंग्लिश में बात करे, बहुत ज़्यादा लोगों को इंग्लिश में मसला आता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, वहाँ से इंग्लिश की उर्दू देख के तो हम बात को समझ लेते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में ट्रांसलेटर्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज आ जाए तो वो उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं और कंप्यूटर ईजीली वो चीज़ समझ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर का, ये देखेंगे स्टोर करने का तरीका उन्होंने बताया हुआ है, ये जो पिछले लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आगे मैं वैसे कंपाइलर्स। कंपाइलर्स क्या होते हैं? कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर, इन सब का एक ही बच्चे काम होता है। ठीक है, एक ही काम क्या होता है कि इन सब ने हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर देना होता है। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स में एक फ़र्क है, सिर्फ जस्ट वन डिफरेंस। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है कि जो कंपाइलर होता है वो फुल पैराग्राफ की शक्ल में ना चीज़ों को जो है ना वो मतलब ट्रांसलेट करता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन, अगर आप लोगों के पास ये जैसे मैंने लाइन लिखी है, यहाँ पे डॉट आ गया तो वो उसे करेगा, फिर अगली लाइन को करेगा। ठीक है, अगर नेचुरल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंपाइलर की, इंटरप्रेटर्स की और ट्रांसलेटर्स की भी, ये आप लोगों ने छोड़नी नहीं है। ठीक है, अच्छे से करनी है। अगर मैम नेचुरल लैंग्वेज कैसे होती है, जो हमारी नेचुरली लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग उर्दू बोल रहे हैं तो वो ऑलरेडी नेचुरल, जैसे अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है वो उनकी नेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है, और फॉर्मल लैंग्वेज हम किसको कहते हैं, मैंने लिख भी दिया साथ में ताकि आप लोगों को कभी भूल जाए तो आप लोग शॉर्ट नोट से कर सको। ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ठीक है, आगे मेरे पास मशीन इंडिपेंडेंस, ये मैं लेक्चर आप लोगों के साथ बड़े डिटेल में पीछे डिस्कस कर दी। मशीन इंडिपेंडेंस क्या हो गया, ये सारा वही है, तो ये सारा क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, आगे इम्पेरेटिव पैराडाइम्स, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पिछले वाले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे लेकिन कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव पैराडाइम्स, पैराडाइम्स का मतलब होता है डिज़ाइन करना। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसे पैराडाइम्स कहते हैं। इम्पेरेटिव पैराडाइम्स क्या होता है, फिर इसमें हम डिक्लेरेटिव पढ़ेंगे, फिर फंक्शनल पैराडाइम पढ़ेंगे, ये सारे हम पैराडाइम पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, problems are in an environment in which the human must conform to the machine characteristic। अगर हम इसकी यहाँ से डेफिनेशन देखें, आप लोगों को यहाँ से सही समझ आएगी। एज नोन एज प्रोसीजरल पैराडाइम्स, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे, ये एक प्रोसीजरल पैराडाइम है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, ये बुक पे आपकी नहीं थी, मैंने खुद से एग्जांपल दी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का अगर आप लोग कोई बनाते हो तो उसका जो प्रोसीजर होगा वो बेसिकली इम्पेरेटिव पैराडाइम होगा कि इसके पीछे क्या प्रोसीजर लगना है सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे, या फिर कौन सा एल्गोरिथम यूज़ होना है। एल्गोरिथम भी बेसिकली हम प्रोसीजर को कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास इम्पेरेटिव पैराडाइम होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ इतनी इतनी बड़ी नहीं ना आप लोगों से डेफिनेशन याद होती, आप लोग एक ईजी काम करो, आप लोग गूगल पे जाओ, वहाँ से आप लोग डेफिनेशन जो है ना वो लिखो। ठीक है, इम्पेरेटिव पैराडाइम की, तो वहाँ से शार्ट डेफिनेशन कर लो। वीओ में सिर्फ कंसेप्ट आप लोगों का सही होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखें, लेकिन लिखें ठीक। ये नहीं है कि आप लोग यहाँ से इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करके कर। अगर आप लोगों को चाहिए डेफिनेशन तो मैं इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स बना सकती हूँ, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे डिक्लेरेटिव पैराडाइम होता है। डिक्लेरेटिव पैराडाइम क्या होता है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, और जो एल्गोरिथम इसमें हमने जो स्टेप, एल्गोरिथम अगर हमने मिड टर्म में आपको लोगों को याद हो पढ़ा होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चीज़ों को। ठीक है, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, प्रोसीजर बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो देखें स्टूडेंट्स, उसके पीछे जो प्रोसीजर होता है वो इम्पेरेटिव पैराडाइम देख ले, लेकिन ये जो सॉल्व किस तरह से करना है उसको, ये हमारे पास डिक्लेरेटिव पैराडाइम देखता है। ठीक है, आगे टास्क ऑफ प्रोग्रामर, ये कोई नहीं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे ऑब्स्टेकल्स हैं, ये उन्होंने एक वेदर फोरकास्टिंग का मतलब दिया हुआ है। उन्होंने ये बेसिकली इसमें ये भी है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व है उसका सोल्यूशन पहले से मौजूद होता है, बस डिक्लेरेटिव पैराडाइम ने आप लोगों को दे देना होता है। ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, आप लोग जाएं गूगल पे सर्च करें वेदर के बारे में, वो आपके सामने प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है। इसी तरह डिक्लेरेटिव पैराडाइम का भी मतलब हमारे पास एक इसी तरह उसका भी प्रोसीजर है। आगे हम देखते हैं फंक्शनल पैराडाइम।
अब इसको कुछ लोगों ने पैराडिग्म नहीं पढ़ना, पैराडाइम पढ़ना, ठीक है। ये थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर हो रही है, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर, आई होप कि आप लोगों को अब ठीक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी मसला हो, वॉइस का इशू, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल पैराडाइम, फंक्शनल हम बेसिकली कहते ही काम को हैं। जैसे स्टूडेंट मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, 2+2 = 4। अब इसमें हमने कौन सा प्लस का फंक्शन यूज़ किया, ठीक है, तो इस चीज़ को बेसिकली फंक्शन कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में और भी बहुत माइनस, सरब और भी वो अलजबरा के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास फंक्शनल पैराडाइम कहलाते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है हम वो कर लेते हैं। देखें, उन्होंने सम किया हुआ है और डिफरेंस फाइंड किया और न्यू बैलेंस आप लोगों के पास आया। अब इसमें जो फंक्शन हमारे पास यूज़ हो रहा है वो सम का फंक्शन है, ठीक है। सम का फंक्शन हमने लगाया, इनपुट दिया और आउटपुट ले लिए, ठीक है। तो आपको आई होप कि आप लोगों को फंक्शन क्लियर होगा। अगर कोई भी आपका यहाँ से छूटा ना कोई भी कॉन्सेप्ट है तो वो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं फिर से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। CS 101 टॉपिक नंबर 115 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने साथ में हाईलाइट भी कर दिया हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंट पैराडाइम, देखिए हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हम क्लासेस की शक्ल में उसमें काम करेंगे, ठीक है। तो वो क्लासेस जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम कहलाती है, ठीक। अब जो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एक्शन दैट आर इमीडिएटली रिलेटेड टू इटसेल्फ। कहते हैं ऑब्जेक्ट हमारे पास वो है कि जो एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास कीबोर्ड, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे पास हमें नंबरिंग लिखने में हेल्प करता है, ठीक है। ये आगे आप लोगों की मेथड्स की डेफिनेशन है। मेथड्स बेसिकली हम फंक्शंस को ही कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। आगे आपके पास डिफरेंस आता है आपके पास इम्पेरेटिव में और ओ पैराडाइम में। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे वेरिएबल एंड डाटा टाइप है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क है, ये आप लोगों को मैं इस तरह से नहीं समझा सकती, ठीक है। वेरिएबल्स एक डिस्क्रिप्टिव नेम होता है, ये तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं आप लोगों को समझा सकती, ठीक है। ये आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल में ही समझा सकती हूँ। अगर डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये भी वैसे तो प्रैक्टिकल है, लेकिन जो इसमें चीज़ समझाने वाली वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। डाटा स्ट्रक्चर है कंसेप्चुअल शेप और अरेंजमेंट। डाटा बेसिकली स्ट्रक्चर, बेसिकली हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ डाटा को। जैसे हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें हम उनके डाटा को अरेंज करें, उनके मतलब नंबर्स लगाएं, तो डाटा को अरेंज, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन आया, तो वो हमारे पास डाटा अरेंजमेंट कहलाएगी, ठीक है। आगे इसमें जो हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों ने देखना है तो वो हमारे पास अब वो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, उसी में मैं बताऊँगी, ठीक है। आगे बार आपके पास आता है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट कौन सी होती है, डाटा वैल्यू टू डिज़ाइन टू अ वेरिएबल, जो वेरिएबल को डिज़ाइन करती है। जैसे ये देखें, x+y है आपके पास और x+z है, y है। अगर आप लोग x+y लिखोगे, z को इज इक्वल टू, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट का नाम देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इज इक्वल टू नहीं भरा जाएगा, आप लोगों को याद रखना, इज इक्वल टू को असाइनमेंट का नाम देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंशाल्लाह मैं करवाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। x+y, x+y। अब ये देखिए कि अगर बाहर की हमने कोई भी लैंग्वेज चूज़ करनी है, जैसे लैटिन में हम लिखते हैं तो उसके साथ हम ये 2 डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमने वैसे लिखना है तो हम इसको इसी तरह सिंपल लिखेंगे, ठीक। आगे आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये भी आप लोगों के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, एग्जांपल्स 2 हैं, तो ये मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये नोट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, आप लोगों ने वहाँ से 120 तक नोट्स हैं वो नीचे से जाके डाउनलोड कर लीजिए।